KLM और पैन एम के बोइंग 747 लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन यह हवाई अड्डा पहले से ही कई परेशानियों का सामना कर रहा है। घने कोहरे और तेज बारिश ने हवाई अड्डे को अपनी चपेट में ले लिया है। दृश्यता इतनी कम है कि पायलटों के लिए रनवे और टैक्सीवे को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। इस भारी ट्रैफिक के कारण टैक्सीवे पर विमानों की कतारें लग चुकी हैं। पैन एम का विमान जो टैक्सीवे पर था अब मुख्य रनवे पर आ गया है, मगर KLM के पायलट इस बात से बेखबर हैं कि पैन एम का विमान ठीक उसी रनवे पर है जिस पर वे टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। संचार में हो रही गड़बड़ियों और गलत फहमियों ने माहौल को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। KLM के पायलट को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है, लेकिन रनवे पर पहले से मौजूद पैन एम के विमान की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। दोनों विमान अब एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं। पायलटों के पास निर्णय लेने के लिए समय तेजी से घट रहा है। हर गुजरते सेकंड के साथ दुर्घटना का खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि पायलट अगले कुछ मिनटों में सही निर्णय नहीं लेते हैं तो इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना घटित हो सकती है। क्या वे अपने विमान को सुरक्षित रूप से रोकने में कामयाब होंगे या फिर यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा? यह कहानी है टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की। 27 मार्च 1977 एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैप्टन विक्टर ग्रब्स और उनकी टीम ने पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट 1736 के लिए ड्यूटी शुरू की। फ्लाइट 1736 की शुरुआत लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई थी, जिसमें न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर एक स्टॉप था। यह एक बोइंग 747 विमान था जिसका नाम क्लिपर विक्टर था। यह पहला 747 विमान था जो किसी एयरलाइन को डिलीवर किया गया था और यह विमान 22 जनवरी 1970 को पहली बार 747 मॉडल के रूप में कॉमर्शियल उड़ान पर निकला था। पैन एम फ्लाइट 747 की कमान कैप्टन विक्टर ग्रब्स के हाथ में थी, जिनकी उम्र 56 वर्ष थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट एल ब्रैग और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉर्न्स थे। अनुभवी पायलटों की यह टीम कुल मिलाकर 47,000 उड़ान घंटे का अनुभव रखती थी। यह टीम न्यूयॉर्क से लास पाल्मास की ओर जा रही थी। लास पाल्मास कैनरी द्वीप समूह की राजधानी है जो ग्रैंड कैनरिया द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप मोरक्को के समुद्र तट से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और अपनी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यह यूरोप और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस विमान में 380 यात्री थे, जिनमें से अधिकांश रिटायरमेंट उम्र के थे, लेकिन 2 बच्चे भी शामिल थे। न्यूयॉर्क में पहुंचने के बाद 14 यात्री और चालक दल के सदस्य बदले गए थे। नए चालक दल में कप्तान विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रैग और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉर्न्स शामिल थे। न्यूयॉर्क में उड़ान में 45 मिनट की देरी हुई, जिससे लास पाल्मास की ओर जाने वाली उड़ान भी थोड़ी देर से शुरू हुई। 7:42 पर पैन एम फ्लाइट 1736 ने न्यूयॉर्क के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उसी समय एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर KLM रॉयल डच एयरलाइंस की फ्लाइट 4805 के चालक दल ने भी अपनी यात्रा शुरू की। KLM फ्लाइट 4805 एक बोइंग 747 विमान था जिसका नाम राइन था। इस विमान में 14 क्रू सदस्य और 235 यात्री थे, जिनमें 52 बच्चे शामिल थे। अधिकतर यात्री डच थे और इनके अलावा 4 जर्मन, 2 ऑस्ट्रियाई और 2 अमेरिकी भी सवार थे, जो कुछ दिनों की छुट्टी के लिए जा रहे थे। KLM फ्लाइट 4805 की कमान कैप्टन जैकब वेल्डहुइजन वैन जॉन्टन के हाथ में थी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लास मेयर्स और फ्लाइट इंजीनियर विलियम श्रेडर थे। यह उड़ान भी हॉलैंड इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रुप द्वारा चार्टर्ड की गई थी और इसे भी ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डा पहुंचना था। दोनों फ्लाइट्स का गंतव्य ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डा था, जो कैनरी द्वीप का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। लेकिन उसी दिन कैनरी द्वीप में MPAIAC नामक एक समूह द्वीप की स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। यह समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों का सहारा ले रहा था और उसी समूह के 2 युवक ग्रैंड कनारिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में प्रवेश करते हैं और फूलों की दुकान के पास एक बैग छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक डेस्क क्लर्क को MPAIAC के प्रतिनिधि का फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि टर्मिनल भवन में बम रखे गए हैं और उनके पास इमारत को खाली करने के लिए 15 मिनट का समय है। 15 मिनट बाद बैग में रखा बम फट जाता है, जिससे टर्मिनल भवन को नुकसान पहुंचता है और 4
4 लोग घायल हो जाते हैं। अधिकारियों को मान लेना पड़ता है कि इमारत में और भी बम हो सकते हैं, इसलिए सभी उड़ानों को रोकने का फैसला किया जाता है। हवाई अड्डा बंद होने के कारण दोनों फ्लाइट्स को ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट से 110 किलोमीटर पीछे लॉस रोडेयोस, जिसे अब टेनेरिफ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी ओर मोड़ दिया गया। पैन एम की फ्लाइट ने ग्रैंड कैनरिया के ऊपर कुछ समय तक मंडराने की अनुमति मांगी, लेकिन अधिकारियों ने सभी विमानों को लॉस रोडेयोस पर उतरने का निर्देश दिया। यह एक अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। अब लॉस रोडेयोस के हवाई अड्डे पर इन 2 विशाल विमानों और उनके यात्रियों को एक नई परिस्थिति का सामना करना था, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस घटना के समय KLM फ्लाइट लास पाल्मास के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में थी। ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट पर बम विस्फोट होने के कारण उन्हें भी लॉस रोडियोस हवाई अड्डे की ओर विमान को मोड़ने का आदेश दिया जाता है। KLM फ्लाइट लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर 1:38 पर उतरती है। जब KLM फ्लाइट को लास पाल्मास की बजाय लॉस रोडियोस हवाई अड्डे की ओर मोड़ा गया तो उन्होंने अपने विमान को उत्तर की ओर एप्रन पर पार्क किया। एप्रन हवाई अड्डे पर वह क्षेत्र होता है जहां विमानों को पार्क किया जाता है और लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता है। यह रनवे और टैक्सीवे के बीच होता है। इस समय पैन एम फ्लाइट 1736 भी KLM विमान से कुछ हजार फीट ऊपर होल्डिंग पैटर्न में थी। पैन एम फ्लाइट ने भी KLM फ्लाइट के 37 मिनट बाद 2:15 पर लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर लैंडिंग किया। जब KLM उड़ान लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर पहुंची तो कैप्टन वॉन जैंटेन ने शुरुआत में सोचा कि यात्री विमान में ही रहें, लेकिन 20 मिनट बाद यह स्पष्ट हो गया कि देरी अधिक होगी, इसलिए यात्रियों को टर्मिनल भवन में जाने दिया गया। पैन एम विमान के यात्रियों ने भी टर्मिनल में जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें बताया गया कि टर्मिनल भवन पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए वे विमान में ही रहे। लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर उन सभी उड़ानों को डायवर्ट किया गया था जो ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट की ओर जा रही थीं। इससे एप्रन और टैक्सीवे दोनों बहुत भीड़-भाड़ वाले हो गए थे। 1977 में टेनेरिफ का एकमात्र हवाई अड्डा लॉस रोडियोस एक छोटा और साधारण रनवे वाला हवाई अड्डा था जो समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। टेनेरिफ का लॉस रोडियोस हवाई अड्डा एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जहां मौसम बहुत तेजी से बदलता है। यहां कोहरा अचानक से आ सकता है और दृश्यता को प्रभावित कर सकता है। एक पल में दृश्यता 2 या 3 किलोमीटर हो सकती है और 3 मिनट बाद यह 100 मीटर तक कम हो सकती है। जब ये दोनों विमान टेनेरिफ पहुंचे तो मौसम साफ था, लेकिन यह जल्दी ही बदलना शुरू हो गया। 1965 और 1968 के बीच यहां प्रतिवर्ष औसतन एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 98 लोगों की जान गई थी। इस आपदा से कुछ साल पहले ही एक और गंभीर दुर्घटना हुई थी जिसके कारण टेनेरिफ के दक्षिणी भाग में एक नया हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया गया था जहां मौसम बेहतर था। यह हवाई अड्डा आमतौर पर छोटे जेट विमानों की सेवा करता था। हालांकि इस दिन स्थिति कुछ अलग थी। ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट में हुए बम विस्फोट के बाद विमानों की एक अंतहीन धारा लॉस रोडियोस की ओर बढ़ने लगी। हवाई अड्डे पर विमानों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मुख्य टैक्सीवे तक भर गए। KLM के पायलटों के लिए स्थिति और भी पेचीदा थी। नीदरलैंड में हाल ही में लागू हुई कड़ी ड्यूटी टाइम सीमा ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। अगर वे समय पर एम्स्टर्डम नहीं पहुंचे तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। इसलिए कप्तान जैकब वान जांटन ने यह निर्णय लिया कि ग्रैंड कैनरिया से एम्स्टर्डम तक की उड़ान के लिए अतिरिक्त 55,000 लीटर ईंधन भर लिया जाए ताकि वहां पहुंचने पर ईंधन भरने में लगने वाले समय को बचाया जा सके। लेकिन इस निर्णय ने उनके विमान को 15% अधिक भारी बना दिया, जिससे यह और भी जोखिम भरा हो गया। इसका मतलब यह होगा कि बाद में उड़ान भरने के लिए उसे अधिक गति की आवश्यकता होगी और साथ ही लंबी उड़ान दूरी की भी। कैप्टन वॉन जैंटेन द्वारा अपने जेट में ईंधन भरना शुरू करने के कुछ ही मिनट बाद 2:30 पर उन्हें सूचना मिली कि ग्रैंड कनेरिया एयरपोर्ट अब फिर से खुल गया है और वे उड़ान भर सकते हैं। पैन एम फ्लाइट के कैप्टन ग्रब्स ने भी वही संदेश सुना और स्टार्टअप के लिए पूछा, लेकिन उन्हें बताया गया कि अब KLM फ्लाइट टैक्सीवे के अंत में खड़ा है और उसमें ईंधन भरा जा रहा है, जिसके कारण उसके बगल से गुजरना मुश्किल होगा। पैन एम फ्लाइट के कैप्टन अपना विमान घुमा भी नहीं सकते थे क्योंकि टैक्सीवे पर पर्याप्त जगह नहीं थी। इस निर्णय ने उनकी प्रस्थान को और विलंबित कर दिया। पैन एम के पायलट और यात्री जो पहले ही कई घंटों से इंतजार कर रहे थे अब और भी अधीर हो गए थे। KLM के पायलटों को जल्द से जल्द प्रस्थान करने की जरूरत थी, लेकिन सब कुछ उलझता जा रहा था। रनवे में प्रवेश करने और प्रस्थान के लिए पीछे जाने के लिए पैन एम विमान को KLM उड़ान से आगे निकलना होगा। पैन एम को तब तक इंतजार करना होगा जब तक KLM का ईंधन भरना पूरा नहीं हो जाता है। KLM फ्लाइट में ईंधन भरने में लगभग
लगभग 35 मिनट लगे और इसके बाद यात्रियों को वापस विमान में लाया गया। एक डच परिवार के 4 सदस्य गायब थे और उन्हें खोजने में और देर हो गई। आखिरकार KLM फ्लाइट के सभी यात्री विमान में नहीं चढ़ पाए। एक डच टूर गाइड रोबिना वान लैंडशॉट ने बिना अनुमति के हवाई अड्डे से घर जाने का फैसला किया और यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उसकी जान बचाई। वह नहीं जानती थी कि वह KLM फ्लाइट की 249 यात्रियों और क्रू में से एकमात्र जीवित बचने वाली होगी। दोपहर के समय लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर मौसम तेजी से बिगड़ने लगा। टेनेरिफ द्वीप की स्थिति ऐसी थी कि अटलांटिक से आने वाली समुद्री हवाएं सीधे इस द्वीप से टकराती थीं, जिससे मौसम की स्थिति अनिश्चित हो जाती थी। खास तौर पर द्वीप के 2 पहाड़ों के बीच के इलाके में, जहां बादल तेजी से लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर छा जाते थे। जब शाम 4 बजे के बाद KLM फ्लाइट में ईंधन भरने का काम शुरू हुआ, तब तक हवाई अड्डे पर बादलों की वजह से दृश्यता कम होने लगी थी। दोनों विमानों के पायलट अच्छी तरह से जानते थे कि अगर दृश्यता और कम हो गई तो उन्हें रात भर टेनेरिफ में ही रुकना पड़ सकता है। KLM के कप्तान ने विमान को रनवे पर लाइनअप किया। उनके को पायलट मीयर्स ने उन्हें याद दिलाया कि अभी तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली है, जिस पर कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। इसके बाद को पायलट ने टावर से रेडियो पर कहा कि वे टेक ऑफ के लिए तैयार हैं और ATC की क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ATC ने KLM विमान को रेडियो किया, जिसमें टेक ऑफ के बाद का मार्ग बताया गया, लेकिन टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी गई। ATC ने क्लियरेंस में टेक ऑफ शब्द का उपयोग किया, जिससे कैप्टन को लगा कि टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। को पायलट ने इस क्लियरेंस को कंट्रोलर को वापस पढ़ा और कहा, हम अब टेक ऑफ पर हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने हम टेक ऑफ पर हैं कहा या हम टेक ऑफ कर रहे हैं। कैप्टन ने बीच में ही कहा, हम जा रहे हैं। कोहरे के कारण रनवे नहीं देख पाने और ग्राउंड रडार की कमी के कारण कंट्रोलर विमानों की सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सका, जिससे संचार में भ्रम और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई। कंट्रोलर ने शुरुआत में ठीक है कहकर जवाब दिया, जिससे कैप्टन को लगा कि टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। कंट्रोलर की ठीक है वाली प्रतिक्रिया शायद इस गलतफहमी के कारण थी कि KLM विमान टेक ऑफ की स्थिति में था, लेकिन कंट्रोलर ने तुरंत टेक ऑफ के लिए प्रतीक्षा करें, मैं आपको कॉल करूंगा जोड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ATC ने टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी थी। इस बीच पैन एम विमान के चालक दल ने रेडियो पर एक साथ कॉल किया, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हस्तक्षेप हो गया और KLM कॉकपिट में 3 सेकंड की तेज आवाज सुनाई दी। इस हस्तक्षेप के कारण KLM चालक दल टावर की प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं सुन सके। पैन एम चालक दल का संदेश था, हम अभी भी रनवे पर टैक्सी कर रहे हैं, क्लिपर 1736। लेकिन यह संदेश भी हस्तक्षेप के कारण KLM चालक दल तक नहीं पहुंच सका। यदि यह संदेश KLM के कैप्टन ने सुन लिया होता, तब KLM के चालक दल को स्थिति का पता चल जाता और वे टेक ऑफ को रोक देते। कोहरे के कारण दोनों विमान के चालक दल एक दूसरे को रनवे पर नहीं देख सकते थे। रनवे पर ग्राउंड रडार भी नहीं था, इसलिए कंट्रोल टावर से भी उन्हें देखा नहीं जा सकता था। टावर ने पैन एम चालक दल को निर्देश दिया कि जब वे रनवे से क्लियर हो जाएं तो रिपोर्ट करें। पैन एम चालक दल ने जवाब दिया, ठीक है, जब हम क्लियर हो जाएंगे तो रिपोर्ट करेंगे। ये सुनने पर KLM फ्लाइट इंजीनियर ने अपने पायलटों से पूछा, क्या वह पैन एम का विमान क्लियर नहीं है? KLM विमान के कैप्टन ने जोर देकर कहा, ओह हाँ, और टेक ऑफ जारी रखा। KLM फ्लाइट के पायलटों ने सोचा कि पैन एम का विमान रनवे छोड़ चुका है और उन्होंने टेक ऑफ शुरू कर दिया, लेकिन असल में पैन एम का विमान अभी भी रनवे पर था। पैन एम का विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा था और तीसरे निकास से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोहरे और रनवे की जटिलता के कारण वे सही निकास तक नहीं पहुंच पाए और रनवे पर ही रह गए। टक्कर होने से ठीक 11 सेकंड पहले पैन एम के कैप्टन ने अपनी विंडशील्ड से बाहर देखा और अचानक KLM विमान की हेडलाइट्स नजर आईं। पहले उन्हें लगा कि वह विमान वहीं स्थिर है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। घबराहट में उन्होंने चिल्लाया, हे भगवान, वो हमारी तरफ आ रहा है। जब KLM विमान के आने की गति को देखा तो कप्तान ग्रब्स ने जोर से कहा, भगवान, ये कमबख्त आ रहा है। और फर्स्ट ऑफिसर ब्रैग चिल्लाए, हटो हटो हटो। फर्स्ट ऑफिसर ब्रैग्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। कैप्टन ने विमान को घास के इलाके की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके विमान का वजन लगभग 340 टन था, जिसके कारण उसे तेजी से मोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। विमान का स्पीड कम और वजन ज्यादा होने के कारण वे जल्दी से रनवे से हट नहीं पाए। इधर KLM विमान के कैप्टन की जैसे ही नजर पैन एम विमान पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही V1 स्पीड पार कर चुके थे और उन्हें रोकना अब संभव नहीं था। KLM विमान पैन एम से लगभग 100 मीटर दूर था और लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से था। उन्होंने हताशा में
में विमान की नाक उठाने की कोशिश की ताकि पैन एम विमान को पार कर सकें, जिसके वजह से रनवे पर धातु के रगड़ने के निशान आ गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केएलएम का विमान पूरी रफ्तार से पैन एम के विमान से टकरा गया। केएलएम जेट वापस रनवे पर गिर गया और उसमें सवार सभी 248 लोग मारे गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि केएलएम विमान में सवार सभी लोग तुरंत मारे गए, जबकि पैन एम के विमान में आग लग गई और उसमें सवार 396 में से 335 लोग मारे गए। इधर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को 2 धमाकों की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह नहीं पता था कि एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो चुकी है। ग्रैंड कैनारिया में हुए बम विस्फोट की यादें अभी ताजा थी, इसलिए कंट्रोलर को सबसे पहले यही लगा कि आतंकवादियों ने फिर से हमला किया है। एक पायलट जिसका विमान हवाई अड्डे पर खड़ा था, उसने बताया कि उसे कोहरे के बीच आग दिख रही है, लेकिन वह स्थान और स्रोत साफ नहीं था। जब कंट्रोलर ने दोनों विमानों से संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ भयानक हुआ है। यह सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत अलार्म बटन दबाया और बचाव दल को रनवे पर भेज दिया। हवाई अड्डे के फायर फाइटर्स तुरंत आग की ओर भागे। कोहरे की घनी परत के कारण फायर फाइटर्स को बहुत सावधानी से अपनी गाड़ियों को चलाना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गलती से किसी के ऊपर न चढ़ जाएं। जैसे जैसे वे दुर्घटना स्थल के करीब पहुंचे, उन्हें सबसे पहले अत्यधिक तेज गर्मी का अनुभव हुआ। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि केएलएम फ्लाइट का ढांचा रनवे पर पूरी तरह से जल रहा था। उन्होंने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन किसी के बचने की उम्मीद कम थी। कुछ मिनट बाद जब कोहरा थोड़ा हटा तो उन्हें लगभग 450 मीटर पीछे एक और आग दिखी। पहले तो उन्हें लगा कि यह भी केएलएम का हिस्सा है, लेकिन वहां पहुंचने पर फ्लाइट में पहले कहा गया कि 396 में से 327 लोग मारे गए, लेकिन बाद में यह संख्या 335 हो गई क्योंकि कई घायल लोग भी नहीं बच पाए। आखिर में केवल 61 लोग जीवित बचे, जिनमें सभी पैन एम पायलट शामिल थे। इस हादसे में कुल 583 लोग मारे गए। यह हादसा अब तक की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना बन गया, जिसने 1974 में हुई तुर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 की दुर्घटना को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें 346 लोग मारे गए थे। इस हादसे ने कैलिफोर्निया और नीदरलैंड्स के लोगों को गहरे शोक में डाल दिया। इस हादसे के बाद लॉस रोडियोस एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्पेनिश सेना के सैनिकों ने दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने का काम किया। जब रनवे की मरम्मत पूरी हो गई, तब हवाई अड्डे को फिर से खोल दिया गया। इस भीषण दुर्घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और तुरंत जांच शुरू हो गई। सौभाग्य से दोनों विमानों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जल्द ही मिल गए। इस दुर्घटना की जांच स्पेन की सिविल एविएशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन द्वारा की गई। जांचकर्ताओं के लिए यह हादसा एक बुरा सपना था, जिसमें 2 बड़े विमान एक दूसरे से टकरा गए थे। दुर्घटना स्थल भी भयावह था। पैन एम विमान का जलता हुआ मलबा रनवे पर फैला हुआ था और केएलएम विमान के हिस्से भी रनवे पर कई 100 मीटर तक बिखरे हुए थे। यह समझना मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। इस जांच में 70 कर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और दोनों एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। तथ्यों से पता चला कि दुर्घटना से पहले गलत फहमी और गलत धारणाएं थीं। सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट के विश्लेषण से पता चला कि केएलएम के पायलट ने सोचा कि उसे टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है, जबकि लॉस रोडियोस नियंत्रण टावर का मानना था कि केएलएम विमान रनवे के अंत में टेक ऑफ क्लियरेंस की प्रतीक्षा कर रहा था। इस हादसे का मुख्य सवाल था कि केएलएम के कैप्टन जैकब वैन जेंटन ने बिना अनुमति के उड़ान क्यों भरी। वह केएलएम के सबसे सम्मानित पायलटों में से एक थे और केएलएम के बोइंग 747 प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख थे। जांचकर्ताओं का मानना था कि पिछले 10 वर्षों से लगभग विशेष रूप से ट्रेनिंग उड़ानों का संचालन करने के कारण वे अनजाने में उड़ान भरने लगे थे, बिना आदेश का इंतजार किए। इस हादसे में गलतफहमियों की एक श्रृंखला भी शामिल थी। केएलएम के को पायलट ने कंट्रोलर से संपर्क किया और एक ही संदेश में उड़ान भरने की अनुमति और एटीसी क्लियरेंस दोनों का अनुरोध किया। केएलएम के दोनों पायलटों को विश्वास था कि पैन एम विमान अब रनवे पर नहीं है और उन्हें जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। हालांकि कंट्रोलर ने केवल एटीसी क्लियरेंस दी, लेकिन संदेश में टेक ऑफ शब्द का उपयोग किया, जिससे कैप्टन वैन जेंटन को लगा कि उन्हें उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है और इस गलतफहमी के कारण यह हादसा हुआ। घटना के कुछ क्षण पहले पैन एम क्रू और कंट्रोलर के बीच एक और संवाद हुआ था, जो इस दुर्घटना से बचने का एक और मौका दे सकता था। जब पैन एम के फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, "We'll report when we're clear", तो वह यह बताना चाह रहे थे कि
वे अभी भी रनवे पर हैं। लेकिन KLM क्रू इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने में विफल रहा। जब कई लोग एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो मस्तिष्क उन शब्दों की तलाश करता है जो श्रोता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस मामले में KLM क्रू क्लिपर कॉल साइन सुनकर सतर्क हो जाता, लेकिन कंट्रोलर ने पैन एम 1736 को अपने अंतिम ट्रांसमिशन में नेटो अल्फाबेट कॉल साइन पापा अल्फा के साथ संबोधित किया, जिससे KLM पायलट्स का ध्यान नहीं गया। केवल फ्लाइट इंजीनियर श्रेडर ही वह संदेश समझ पाए थे। इस घटना के संभावित कारणों में से एक यह भी हो सकता है कि जूनियर क्रू के सदस्य वॉन जेंटन जैसे अनुभवी पायलट पर अत्यधिक भरोसा कर रहे थे। उनका मानना था कि वॉन जेंटन से इतनी बुनियादी गलती जैसे कि रनवे पर किसी और विमान के रहते हुए उड़ान भरना संभव नहीं थी। वॉन जेंटन ने हाल ही में मेयर्स को उनका बोइंग 747 टाइप रेटिंग दी थी और श्रेडर शायद इस विचार के थे कि फ्लाइट इंजीनियरों की भूमिका केवल विमान प्रणालियों पर ध्यान देने तक सीमित होनी चाहिए और उन्हें संचालन संबंधी निर्णयों में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि क्रू के सदस्य उलझन में यह सोचने लगे कि वॉन जेंटन सही हैं और शायद वे खुद गलत हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति दबाव में होता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। उस दिन कैप्टन वॉन जेंटन पर विशेष रूप से तीव्र दबाव था। KLM क्रू ड्यूटी टाइम के सख्त नियमों, खराब होते मौसम और उड़ान में हो रही देरी के बारे में चिंतित थे। इसके अलावा वॉन जेंटन ने अपनी पत्नी की चिंता के बारे में भी बताया था कि अगर उन्होंने बम धमाके की खबर देखी तो वह चिंतित हो जाएंगी। कैप्टन दिन भर ड्यूटी पर थे और शायद थकान का भी शिकार हो चुके थे। KLM के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से स्पष्ट था कि कैप्टन वॉन जेंटन टैक्सी और टेक ऑफ के दौरान फर्स्ट ऑफिसर मेयर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हो रही बातचीत का ध्यानपूर्वक पालन नहीं कर रहे थे। वास्तव में उन्हें बार बार स्पष्टीकरण के लिए पूछना पड़ा रहा था। वॉन जेंटन, जो पिछले कई वर्षों से ट्रेनिंग वातावरण में काम कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि रनवे पर स्थिति प्राप्त होते ही उन्हें टेक ऑफ की मंजूरी मिल जाएगी। इस कारण से जब उन्होंने कंट्रोलर को टेक ऑफ शब्द का उपयोग करते हुए सुना तो वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि उन्हें टेक ऑफ के लिए मंजूरी मिल गई है। स्पेनिश फाइनल रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश दोष KLM के कैप्टन जैकब वॉन जेंटन पर डाला गया। रिपोर्ट में बताया गया कि यह दुर्घटना KLM के कैप्टन वॉन जेंटन द्वारा ATC से बिना अनुमति लिए टेक ऑफ करने और पैन एम विमान के रनवे पर होने की सूचना के बावजूद टेक ऑफ न रोकने के कारण हुई थी। हालांकि डच प्रतिक्रिया ने रिपोर्ट को समान रूप से संदिग्ध माना और वॉन जेंटन को पूरी तरह निर्दोष के रूप में चित्रित किया। डच जांचकर्ताओं ने कहा कि इस दुर्घटना के लिए सिस्टम की विफलता जिम्मेदार थी, न कि किसी एक व्यक्ति की गलती। डच जांच दल ने इस बात की गहराई से जांच की कि एक अनुभवी कैप्टन ऐसा गलत निर्णय कैसे ले सकता है। उन्होंने कॉकपिट क्रू और ATC के बीच संचार की खामियों, भाषा की बाधाओं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की संभावित विचलितता पर ध्यान दिया। ATC टेपों में कुछ शोर थे जो यह संकेत दे रहे थे कि नियंत्रक शायद फुटबॉल का मैच देख रहा था। टेनेरिफ दुर्घटना, जिसमें 583 लोगों की जान गई थी, विमानन इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस दुर्घटना के कई कारक थे, जैसे अचानक आई धुंध जिसने दृश्यता को गंभीर रूप से कम कर दिया, एक साथ रेडियो ट्रांसमिशन के कारण संदेश सुनने में कठिनाई और KLM के फर्स्ट ऑफिसर द्वारा उपयोग किए गए अस्पष्ट वाक्यांश जैसे हम टेक ऑफ पर हैं। पैन एम विमान ने भी तीसरे निकास से रनवे नहीं छोड़ा जैसा कि निर्देश दिया गया था, जिससे रनवे पर टक्कर हो गई। इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप विमानन प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। टेक ऑफ शब्द का उपयोग अब केवल वास्तविक टेक ऑफ क्लियरेंस मिलने पर ही होता है और संचार में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए पायलटों और ATC के बीच पारस्परिक समझ की पुष्टि की जाती है। इस हादसे ने क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया, जिसमें कॉकपिट में टीम वर्क और खुली संवाद प्रक्रिया को महत्व दिया गया। इस घटना के बाद टेनेरिफ द्वीप पर एक नया हवाई अड्डा भी खोला गया और दुर्घटना स्थल पर एक स्मारक स्थापित किया गया, जो इस त्रासदी की गहराई और विमानन सुरक्षा पर इसके प्रभाव को याद दिलाता है। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपके हर एक व्यू, लाइक और कमेंट के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। यह सब कुछ आपके बिना मुमकिन नहीं होता। तो एक बार फिर धन्यवाद और मैं वादा करता हूं आगे भी ऐसे ही शानदार और रोमांचक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी।